उस साल मुझे अचानक एक अजीब सी बीमारी हो गई थी। गांव से गुजर रहे एक बूढ़े बाबा ने मेरी बीमारी ठीक कर दी। मेरी दादी ने उसे पैसे देने चाहे लेकिन उसने लेने से मना कर दिया। फिर उसने मेरी तरफ उंगली उठाकर कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम्हारी पोती से एक बच्चा चाहिए। दादी के मन में आया कि शायद मैंने गलत सुना है। मैंने हिचकिचाते हुए पूछा, महाराज आपका क्या मतलब है? क्या आप चाहते हैं कि मेरी पोती की शादी आपसे कर दी जाए? बूढ़ा साधु हंसकर बोला, शादी हो या ना हो इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, बस कुछ रातें मेरे साथ सो ले और मुझे एक बच्चा दे दे। उस बच्चे को ही तुम्हारा धन्यवाद समझ लूंगा। यह सुनते ही मेरी दादी गुस्से से कांपने लगी और जोर से बोली, अरे बदतमीज बूढ़े, तेरी कमर झुकी हुई है, उम्र भी मुझसे कम नहीं लगती और तू मेरी प्यारी पोती से शादी करना चाहता है? तुझे जरा भी शर्म नहीं आती? बूढ़ा साधु ठंडी आवाज में बोला, मैंने तुम्हारे पोते को ठीक किया है, इसलिए तुम्हें मेरा एहसान चुकाना ही होगा, वरना मेरे पास और भी तरीके हैं तुम्हारे पूरे परिवार को खत्म करने के। उसकी बात खत्म ही हुई थी कि बाहर से किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। किसी के आने की आहट पाकर मेरी दादी को हिम्मत आ गई। उन्होंने झाड़ू उठाई और उसी तरफ लहराते हुए बोली, निकल जा यहाँ से, शर्महीन आदमी, अभी के अभी मेरे घर से दफा हो जा। वह बूढ़ा साधु एक झटके में दरवाजे तक पहुँच गया, फिर मुड़कर बेहद गुस्से में बोला, एक दिन तुम सब इस बात का बहुत पछताओगे। दादी ने उसी तरफ थूक दिया। थोड़ी ही देर बाद मेरे पिता शिकार की बंदूक कंधे पर टांगे घर लौटे। जैसे ही वह आंगन में आए, उन्होंने नाक से जोर जोर से सूंघना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने पूछा, अभी यहाँ कौन आया था? दादी बोली, एक अजीब सा बूढ़ा साधु आया था। उसकी शक्ल भी अजीब थी और बोलने का लहजा भी अटपटा था, लेकिन उसकी जड़ी बूटियां सच में काम कर गईं। उसने बच्चे को ठीक कर दिया। पिता पहले चौंके, फिर दोबारा नाक से सूंघा और भौहें सिकोड़ ली। माँ, आंगन में मुझे भेड़िए की गंध क्यों आ रही है? वह शायद साधु नहीं, एक भेड़िया था। कुछ समय पहले गाँव में भेड़ियों का आतंक मचा हुआ था। मेरे पिता ने कई जाल लगाए थे और गाँव वालों ने मिलकर ज्यादातर भेड़ियों को मार गिराया था, लेकिन एक बहुत बड़ा और चालाक बूढ़ा भेड़िया बच गया था। वह बेहद खतरनाक था, कभी दिखाई देता, कभी गायब हो जाता और किसी के जाल में नहीं फंसा। मेरे पिता हमेशा से भेड़ियों का शिकार करते आए थे, इसलिए उन्हें उनकी गंध पहचानने की आदत थी। हम दोनों ने भी ध्यान से सूंघने की कोशिश की, लेकिन हमें कुछ महसूस नहीं हुआ। दादी बोली, वह भेड़िया कैसे हो सकता है? उसने कपड़े पहने थे, टोपी लगाई थी और इंसानों की तरह बात भी कर रहा था। पिता धीरे से बोले, माँ, वह भेड़िया शायद इंसानों की आवाज की नकल कर सकता है। कल पहाड़ों में बहुत बर्फ थी, इसलिए कल पहाड़ों में बहुत बर्फ थी, इसलिए दूर तक कुछ दिख नहीं रहा था। अचानक मुझे गांव के सरपंच की आवाज सुनाई दी। वह मदद के लिए चिल्ला रहे थे। मैं आवाज के पीछे पीछे गया और एक खाई के किनारे पहुंच गया, लेकिन वहां कोई नहीं था। मेरे पैर के नीचे की एक डीली चट्टान खिसक गई और मैं लगभग खाई में गिर ही गया था। जब मैंने बर्फ पर ध्यान से देखा, वहाँ इंसानों के कोई पैरों के निशान नहीं थे, सिर्फ भेड़िए के पंजों के निशान थे। फिर पिता गंभीर होकर बोले, अब से हमें बहुत संभल कर बात करनी होगी, कहीं वह हमारी आवाज की नकल ना कर ले। दादी डर कर बोली, अगर वह सच में इंसानों की आवाज निकाल सकता है तो क्या वह कोई राक्षस बन चुका है? पिता ने हमारे दो शिकारी कुत्तों को बुलाया, शेरू और मोती। दोनों कुत्ते आंगन में सूंघते हुए इधर उधर घूमने लगे। पिता ने पूछा, तुम लोगों ने उस साधु का चेहरा ठीक से देखा था? दादी बोली, नहीं, उसने पुआल की टोपी और काला चश्मा पहना हुआ था। ऊपर से शाम भी हो गई थी, इसलिए बस उसका शरीर ही दिखा। उसकी कमर झुकी हुई थी और चलने का ढंग भी अजीब था। उसके कपड़े भी ऐसे लग रहे थे जैसे कहीं से उठाकर पहन लिए हो, लेकिन मैंने उसके हाथ देखे थे, वह बिल्कुल इंसान के हाथ जैसे ही थे। पिता सोच में पड़ गए, शायद वह टोपी और चश्मा चेहरे को छिपाने के लिए पहने था, लेकिन अगर उसके हाथ इंसान के थे तो ये बहुत अजीब बात है। फिर पिता बोले, तुम लोग घर के अंदर ही रहना, दरवाजा अच्छे से बंद कर लेना, मैं बाहर जाकर देखता हूँ। पिता टॉर्च लेकर और शेरू और मोती को साथ लेकर जल्दी जल्दी बाहर चले गए। रात में दादी ने हड्डियों और बाजरे की खिचड़ी बनाई। वह मुझे धीरे धीरे चम्मच से खिलाती रही। मैंने पूरा एक बड़ा कटोरा खा लिया। हमारा खाना खत्म ही हुआ था कि पिता अचानक वापस आ गए। उनका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ चुका था। जैसे ही वह अंदर आए, उन्होंने जमीन पर कपड़ों का एक गंदा सा ढेर फेंक दिया और बोले, माँ जरा देखो, क्या आज वह साधु यही कपड़े पहने हुए था? दादी कांपते हाथों से कपड़े उठाकर देखने लगी। वह एक फटा हुआ साधु का चोला था, एक गमछा और एक मोटा ऊनी लबादा। अचानक दादी का चेहरा डर से पीला पड़ गया। उन्होंने तुरंत लबादा जमीन पर फेंक दिया और बोली, हाँ यही है, दिन में उस साधु ने बिल्कुल यही लबादा पहना हुआ था। पिता जल्दी से दादी को बैठाने लगे। दादी ने घबराकर उनका हाथ पकड़ लिया और पूछा, ये कपड़े तुम्हें कहाँ मिले? वह साधु कहाँ है? पिता बोले, शेरू को ये कपड़े गांव के बाहर जंगल में मिले हैं। फिर उन्होंने भारी आवाज में कहा, असल में वह साधु हमारे गाँव ने ही बुलाया था। सुना था कि वह भेड़ियों को पकड़ने में माहिर है। कहा गया था कि वह इन 2 दिनों में गाँव पहुँच जाएगा। मैं और सरपंच उसे लेने जाने वाले थे, लेकिन अब लगता है शायद वह जिंदा नहीं बचा। इतने में अचानक शेरू दौड़ता हुआ घर के अंदर आया और उसने जमीन पर एक कटा हुआ इंसानी हाथ फेंक दिया। शेरू 2 बार भौंका। पिता ने कहा, ये हाथ भी उन्हीं कपड़ों के साथ मिला है। आज तुम लोगों ने उस साधु के जो हाथ देखे थे, शायद वही हाथ उसकी आसीन में छुपाया हुआ था। वो बहुत चालाक था, उससे पता था कि अगर इंसान का हाथ आसीन में रखेगा तो दूर से लगेगा कि वही उसका हाथ है। यह सुनते ही मेरी दादी का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। उन्होंने घबरा कर कहा, अरे मैं तो एक जरूरी बात बताना ही भूल गई। वो जानवर कह रहा था कि वो कोमल से शादी करना चाहता है और उससे एक बच्चा चाहता है। मैंने उसे डांट कर घर से भगा दिया। जाते जाते वो ये भी कह रहा था कि वो हमारे
पूरे परिवार को खा जाएगा। उस वक्त मुझे अजीब लगा था, आजकल कौन इंसान को खाता है। पिता का चेहरा तुरंत सख्त हो गया। उन्होंने गुस्से में कहा, वो शादी नहीं करना चाहता था, वो तो हमें खाने आया था, उसे कोमल का मांस चाहिए था, इसीलिए उसने पहले कोमल का जहर उतारा ताकि उसका शरीर ठीक हो जाए। उस जानवर की हिम्मत कैसे हुई हमारे घर तक आने की? अगर वो फिर से दिख गया तो मैं उसकी खाल उधेड़ दूंगा। इतने में अचानक धड़ाम, मुख्य दरवाजे पर जोर से आवाज हुई। शेरू और मोती तुरंत बाहर की तरफ दौड़े और दरवाजे के पास खड़े होकर जोर जोर से भौंकने लगे। बाहर से आवाज आई, कौन है? दरवाजे पर कौन है? फिर जवाब आया, रामलाल काका, मैं हूँ रोहन। पिताजी ने कहा है कि आप शेरू और मोती को लेकर जल्दी वहाँ आ जाइए, लगता है उस साधु की लाश मिल गई है। पिता बोले, ठीक है तुम जाओ, मैं खाना खत्म करके तुरंत आता हूँ। बाहर से आवाज आई, ठीक है रामलाल काका, जल्दी आइएगा। इसके बाद बाहर फिर से सन्नाटा छा गया। पिता ने थोड़ी देर दरवाजे की तरफ देखा, फिर हमारी तरफ मुड़कर बोले, तुम लोगों को अभी रोहन की आवाज कुछ अजीब नहीं लगी? दादी बोली, थोड़ी अलग तो लग रही थी, लेकिन शायद तेज हवा की वजह से होगी। पिता ने गहरी सांस ली, शायद उम्मीद है मैं ज्यादा सोच रहा हूँ। फिर उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और दादी के बनाए खाने को जल्दी जल्दी खाने लगे। उसी समय मुझे अचानक एक जरूरी बात याद आई। मैंने कहा, पिताजी अब मेरी तबीयत काफी ठीक है, आप समय निकालकर माँ को फोन कर दीजिए ताकि वो चिंता में जल्दी वापस न आ जाए। दादी बोली, हाँ कोमल सही कह रही है, गाँव में भेड़िया घूम रहा है, तुम बाहर जाओ तो उसके मामा को फोन करके कहना कि कोमल की माँ अकेले वापस न आए, पहले तुम जाकर उसे ले आना। पिता बोले, ठीक है, मैं पहले सरपंच के घर जाऊंगा, ये भेड़िया इंसानों की आवाज की नकल कर सकता है और इंसान जैसा भेष भी बना सकता है, गाँव वालों को सावधान करना जरूरी है। सरपंच से मिलकर मैं रास्ते में दुकान से फोन कर दूंगा। इतने में अचानक बत्ती बुझ गई, पूरा घर अंधेरे में डूब गया। पिता बोले, अरे इतनी जल्दी बिजली कैसे चली गई? दादी बोली, शायद भारी बर्फ